अगर बृहस्पति खराब होता है मसालेदार खाने की वजह से, मसालेदार खानों में राहु वास करता है। आप बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं तो भी आपका पेट खराब होता है या आपको चीज़ें दिक्कत देती हैं। दूसरा चीज़ ये कि आप कुछ भी ऐसा खाते हैं जो आप पचा नहीं सकते। पचा क्यों नहीं सकते? क्योंकि जो टेंशन वाला इंसान होगा वो बड़ा बड़ा कवर खाता है खाने का, वो टुकड़ों में खाना नहीं खा पाता। आप पहले तो समझिए कि एंजाइटी होती क्यों है। एंजाइटी है मन की सोच विचारों का शरीर पे प्रत्यक्षीकरण, कि हमने इतना सोच लिया कि अब हमारा शरीर उस चीज को झेल नहीं पा रहा है। और एंजाइटी कब होती है? एंजाइटी हमेशा अकेले में होती है। छोटी हाइट राहु या शनि देता है, बड़ी हाइट सूर्य या मंगल देता है। तो किसी का हाइट अच्छा है मतलब सूर्य और मंगल अच्छा होगा, और किसी का अगर हाइट बहुत कम है तो शनि या राहु एक्टिवेटेड होगा। या फिर ये ब्रेन है वो एक विस्कस लिक्विड में तैर रहा होता है, मतलब एक पानी में तैर रहा होता है। और अगर उस ब्रेन का 1% पानी कम हो जाए तो हमारा ब्रेन जो है 10% डी फंक्शन करना शुरू कर देता है। अगर बैक पेन की बात करें तो दांतों में और बैक पेन में मतलब हमारे स्पाइनल कॉर्ड में दोनों में राहु वास करता है। अब होता यह है कि जब इंसान बहुत ज्यादा, आपके ब्रेन में कितना ज्यादा पास्ट से लिंकअप है ये केतु बताएगा। आपके ब्रेन में कितना ज्यादा खुराफात, एकमात्र ब्रेन ऐसी चीज है जहां पे सारे प्लैनेट एक साथ बैठ जाते हैं अलग अलग तरीके से। और ब्रेन अपने आप में जो, अगर ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन के रूप में ये अगर किसी को कोई डिसीजेस होती है तो उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाना चाहिए या फिर नॉर्मल एलोपैथी आयुर्वेदिक की तरफ जाना चाहिए? एक अकेला चंद्रमा 9 के 9 ग्रहों को खराब कर सकता है। इसीलिए चंद्रमा सबका मित्र है पर सब चंद्रमा के मित्र नहीं है। हमारे साथ स्टूडियो में हैं टैरो कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट शुभम सिंह जी। नमस्कार जी नमस्कार। तो पहला सवाल यही है कि क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। हमारे शास्त्रों में इस चीज की पहले से विधि बताई गई है कि किस तरीके से 9 के 9 ग्रहों से हमारा शरीर पूरी तरीके से संरचना में आधारित है। और यही 9 ग्रह हमारे शरीर को पूरी तरीके से ऊर्जा में संचालित रखते हैं। सारे बॉडी ऑर्गन्स और सारे जितने भी हमारे फिजिकल फीचर हमारे आसपास दिखता है ये 9 ग्रहों से प्रभावित होते हैं। चाहे हमारा हाइट हो, चाहे हमारा वेट हो, चाहे हमारा कलर हो, चाहे हमारा बॉडी का जो भी फंक्शन हो, ये सब कुछ 9 ग्रहों से कनेक्टेड है। तो किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है? उदाहरण के तौर पर बहुत सारे ग्रहों का अपना अपना सिंबलाइजेशन है। जैसे किसी की आंखें कितनी बड़ी हैं ये मरकरी डिसाइड करेगा, और किसी की आंखों में कितनी रोशनी है मतलब उसकी आई साइट कितनी अच्छी है ये सूर्य डिसाइड करेगा। अगर किसी की आंखों पे चश्मा लगा हुआ है इसका मतलब उसका सूर्य कहीं ना कहीं कमजोर है, और किसी की आंखें बहुत अच्छी हैं इसका मतलब उसका सूर्य बहुत अच्छा है। किसी के कंधे बहुत ज्यादा नीचे झुके हुए हैं मतलब अगेन कॉन्फिडेंस कम है। किसी के कंधे बहुत अच्छे हैं, कोई डिसफंक्शन नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, मतलब वो बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है, उसका सूर्य बहुत अच्छा है। इसी तरीके से हाइट, छोटी हाइट राहु या शनि देता है, बड़ी हाइट सूर्य या मंगल देता है। तो किसी का हाइट अच्छा है मतलब सूर्य और मंगल अच्छा होगा, और किसी का अगर हाइट बहुत कम है तो शनि या राहु एक्टिवेटेड होगा या फिर उसको वो हाइट प्रदान कर रहा होगा। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हम जो है बॉडी में देखते हैं। अच्छा, जैसे हमने कंधों की बात की, जैसे घुटने की अगर हम बात करें तो जिन लोगों के घुटनों में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे एज रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है? शरीर का काल पिंजर यानी कि स्केलेटल सिस्टम जो होता है ये हमारे शनि से डिनोट होता है। शनि हड्डियों का देवता है और स्पेशली शनि घुटनों में वास करता है, घुटनों में शनि का वास होता है। तो यहां से पता चलता है कि अगर आपके घुटने खराब हो रहे हैं इसका मतलब आपका शनि खराब हो रहा है। शनि पैदल चलवाने का देवता है, मेहनत करवाने का देवता है, और थोड़ा सा जो है ना एक्स्ट्रा लेबर वर्क करवाता है शनि। तो अगर आप पैदल चलना बंद कर रहे हैं या फिर आप एक जगह लंबे समय तक खड़े हैं, बैठे हैं, किसी भी केस में बस आपके घुटने काम नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे घुटने खराब हो जाएंगे, हड्डियों पे जोर पड़ जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि जो चीज चलती ही नहीं है या बहुत ज्यादा चल जाएगी, दोनों ही केसेस में वो चीज खराब हो जाती है। तो हम इस चीज को एस्ट्रोलॉजी से समझते हैं कि आपका शनि खराब है तो आप शनि की रेमेडी करवाते हैं। उदाहरण के तौर पर उनको हम ऑयलिंग के लिए बोलते हैं, या चलने के लिए भी बोलते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम पे चलने के लिए बोलते हैं, या फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए शनि की चीजों को खाना शुरू कीजिए, जिससे क्या है कि शनि आपको और अच्छा हो जाए। तो हम ये सब काम करते हैं। कौन सी ऐसी चीजें होती हैं? जैसे तिल का तेल, तिल का लड्डू हम ये खाने के लिए बोलते हैं, या फिर हम ऑयल खाने के लिए बोलते हैं। ऑयल भी कैसा खाने के लिए बोलते हैं? जो बॉडी की लुब्रिकेशन में मदद करे, ना कि फैट जनरेशन करे। तो हम इस तरह के खाने को बोलते हैं। जैसे नारियल के तेल में खाना बनाने के लिए बोलते हैं, नारियल का तेल लगाने के लिए बोलते हैं। इस टाइप की चीजों की रेमेडी हम करवाते हैं। और जिन लोगों को एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, एंजाइटी आप पहले तो समझिए कि एंजाइटी होती क्यों है। एंजाइटी है मन की सोच विचारों का शरीर पे प्रत्यक्षीकरण, कि हमने इतना सोच लिया कि अब हमारा शरीर उस चीज को झेल नहीं पा रहा है। और एंजाइटी कब होती है? एंजाइटी हमेशा अकेले में होती है, कभी
भीड़ में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भीड़ में आपके पास मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन है जिसमें आप ऑब्जर्वेशन में रह सकते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रैक्टेड रख सकते हो। पर एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है मन की कारण से। मन में कोई खुराफात उत्पन्न हुआ है इसलिए एंजाइटी हुई है, और मन पे खुराफात डालने का काम राहु करता है। मन में जब राहु आ जाता है तो वो मन को वहम में डाल देता है, शक में डाल देता है, ओवर थिंकिंग में डाल देता है। अब हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर में ये बताया गया है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक विस्कस लिक्विड में तैर रहा होता है, मतलब एक पानी में तैर रहा होता है। और अगर उस ब्रेन का 1% पानी कम हो जाए तो हमारा ब्रेन जो है 10% डी फंक्शन करना शुरू कर देता है। अगर इसी लिहाज से अगर हमारे ब्रेन का ये विस्कस लिक्विड 10% कम हो जाए तो 100% ब्रेन का काम करना बंद कर देगा। और जब हम अपना दिमाग बहुत ज्यादा चलाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, तो हमारे ब्रेन का ये पानी सूखने लगता है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? टेंशन में हो, चलो पहले बैठ के एक गिलास पानी पी लो, फिर तुमसे बात करते हैं। गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं, पहले पानी पियो फिर तुमसे बात करते हैं। पानी पीने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पानी उस वाटर रिटेंशन को अच्छा करने की कोशिश करता है। जो वाटर हमारा कंज्यूम हो चुका है उसको वापस से रिटेन करने की कोशिश करता है। मन ज्यादा चलाओगे तो दिमाग का पानी सूखेगा, दिमाग का पानी सूखेगा तो उसको कवर करने के लिए वहां पे ब्लड पहुंचेगा, फिर ब्लड का पानी और सूखेगा तो खून क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। खून गाढ़ा हो जाएगा तो शरीर में उसको पंप करने में दिल को दिक्कत होगी। दिल को दिक्कत होगी तो क्या होगा? कभी ना कभी क्लॉटिंग या नसों के दबने की संभावना आ जाएगी और सीधे अटैक आ जाएगा या पैनिक अटैक आ जाएगा। यही होता है कि आपके एक मन ने 100 प्रकार की बीमारियों को न्योता दे दिया। तो ये सब चीजों को हम रेमेडी से सही करवाते तो ये राहु रिस्पॉन्सिबल होते हैं? राहु रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? अब राहु वहम के लिए जाना जाता है, तो वहम को हटाने का काम कौन करेगा? राहु का काट यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए जाना जाता है। अच्छी कंसंट्रेशन, अच्छा ज्ञान, अच्छा इंफॉर्मेशन कलेक्शन आपको कभी वहम में नहीं लाने देगा, क्योंकि वहम अज्यूम करने वाली चीज है। अज्यूम तभी किया जाता है जब आपके बारे में उसको तथ्य न पता हो। अगर आपको कोई चीज पता है तो वो कभी आपको डराएगी नहीं। आपको पता है कि पेंसिल से सिर्फ लिखा जाता है, बम नहीं बनाया जा सकता, तो आपको पेंसिल कभी डराएगी नहीं। इसी तरीके से हम यही कोशिश करते हैं कि हम ज्ञान अच्छा प्राप्त करें, उस अजम्पशन को कंक्लूड करने की कोशिश करें, उस अजम्पशन को हमेशा जो है क्लैरिफाई करने की कोशिश करें, चाहे किसी से प्राप्त करके, चाहे किसी से बात करके, चाहे खुद उस चीज के बारे में इवैल्यूएट करके, और चाहे नहीं तो किसी से जो है उस चीज के बारे में रिसर्च करके। तो ये हम करते हैं। इस बेसिकली एक प्रैक्टिकल तरीका तो ये हो गया। दूसरा एस्ट्रोलॉजिकल तरीका ये हो गया कि राहु हमारे दांतों में, बैकबोन में और मन के अंदर चलने वाले खुराफात में वास करता है। तो हम अपने दांत साफ रखें, हम अपने बैकबोन को स्ट्रेट रखें, जिससे कि हमारी बॉडी का फंक्शन बहुत अच्छा हो जाए। दूसरा हम क्या करते हैं कि हम कभी भी कोई भी खराब चीज अपने आसपास नहीं रखते हैं, क्योंकि जब कोई चीज डिस्टर्ब्ड नजर आती है ना तो उसका इंपैक्ट हमारे मन पे पड़ता है कि हमें वो चीज के डिस्टर्बेंस में रहने की आदत हो जाती है। राहु अंधकार में वास करता है। जितने भी लोग आप डिप्रेस देखेंगे उनको लाइट ब्राइट चीजें पसंद नहीं आएंगी। ये कलर भी डार्क पसंद करते हैं, ये रहना भी अंधेरे में पसंद करते हैं, खाना भी बहुत फास्ट फास्ट खाते हैं, सुकून से कुछ नहीं कर पाते हैं, राइटिंग भी बहुत फास्ट फास्ट होती है इनकी, बोलने का तरीका भी बहुत फास्ट फास्ट होता है इनका। तो जिनके अंदर राहु बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होगा, ये सारे लोग ऐसे ही होंगे जो कोई भी चीज सुकून से नहीं कर सकते। अच्छा, जिन लोगों के दांतों में अगर समस्या आती है तो क्या ये भी राहु की वजह से होता है? राहु दांतों में वास करता है, तो अगर किसी के दांतों में समस्या आ रही है तो बेशक वो राहु के खराब होने की इंडिकेशन है। अगर किसी का बहुत पहले ही दांत खराब हो चुका है और आप ये सोचते हैं कि आपने उसको सही करवा लिया तो अब आपका राहु अच्छा हो गया है, तो ऐसा नहीं होता। खराब हो चुका है इसका मतलब है शक का बीज अगर 100 साल पहले भी बोया गया होगा तो आज नहीं तो कल पेड़ बनकर जरूर सामने आएगा। अगर आपको बचपन में आग से डर लगता था तो आप 10 साल बाद भी आग देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डर लगेगा ही लगेगा। इसी तरीके से राहु काम करता है। हमें दांतों को हमेशा साफ रखना पड़ता है, हमेशा अच्छा रखना पड़ता है। एक दिन का अच्छा किया हुआ 100 दिन तक अच्छा उसका रिजल्ट नहीं देगा। तो हमें इस चीज पे हमेशा रेगुलर वर्क करना पड़ता है अगर हमें अपने राहु को सही रखना है। तो यहाँ पे चीजें आप थोड़ा सा ये समझाइए कि राहु सिर्फ एक तो ये होगा कि मान लो किसी का वैसे ही राहु खराब है, उसके कुंडली में नीच का है, तो उसकी वजह से उसको बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक दांतों की समस्या है या फिर जो भी है, या फिर अगर किसी के दांतों में प्रॉब्लम है तो वो राहु के नीच होने का कारक है। सेम चीज है। अगर आपका सूर्य खराब है तो आपको शरीर में दिखाई देगा, अगर आपके शरीर में खराब है तो वो आपको कुंडली में भी दिखाई देगा। तो पहले नीच का जो प्लेनेट होता है वो अपने इफेक्ट दिखाना स्टार्ट करेगा? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। अगर आपकी कुंडली कह रही है कि आपका राहु खराब है, पर आपकी कुंडली के कहने के बावजूद आपके एक्शन कुंडली के अगेंस्ट है, तो आप उस चीज पे विन ओवर कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होता। हम ये देख सकते हैं कि बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, सिम्टम देखिए फिर उसका कारण पता कीजिए। क्योंकि कारण अगर आपको पता हो और उसका सिम्टम तब भी ना दिखाई दे रहा हो तो आप तो यही समझेंगे ना कि आपने ऑटोमेटिकली कोई ना कोई रेमेडी कर ली है। जाने न जाने में कुछ आप ऐसा करते हो कि जो कुंडली आपकी कह रही है वो हो ही नहीं रहा है। तो हम कुंडली से ज्यादा सिम्टम पे बिलीव करते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कभी भी प्लैनेटरी पोजीशंस नहीं चेक करती, वो सिम्टम शरीर के देखती है और उस हिसाब से बताती है कि करंट सिचुएशन में आपका प्लैनेट कौन सा कैसे खराब है। तो जिन लोगों के हार्ट अटैक होता है, अभी तो बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है,
तो इनका कौन सा प्लेनेट खराब होता है? इनका भी राहु ही खराब होता है। इनका सूर्य और राहु खराब होता है। राहु ब्लॉकेजेस के लिए, अड़चन के लिए, किसी भी चीज को सड़ाने, गलाने, खराब करने के लिए जाना जाता है। तो जब हमारा सूर्य जो कि हृदय में वास करता है, ब्लड का सर्कुलेशन हर्ट करता है। अगर हर्ट में ब्लॉकेज आ जाता है, यानी कि राहु का वास हो जाता है, तो हार्ट अटैक आ जाता है। और ये कैसे होता है? इसका प्रोसेस है पूरा लंबा, कि हर्ट में हार्ट अटैक आने की संभावना 3-4 कारण से होती है। या तो नस दब जाए, या फिर नसों में फैट का डिकम्पोजिशन हो जाए, या नस में जो है इतनी कमजोरी आ जाए कि वो ब्लड को कैरी आउट ही ना कर पाए। मतलब बेसिकली कहा जाता है जैसे ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो पा रहा। तो ये तीनों कारण अलग अलग प्लैनेट से आते हैं। ब्लॉकेज होना यानी फैट का डिकम्पोजिशन होना। फैट जनरली शनि के लिए जाना जाता है। शनि अच्छा नहीं है, इसका मतलब फैट क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि आप फैट बर्न नहीं कर रहे हो। जो कम चलेगा, कम दौड़ेगा, कम मेहनत करेगा, उसका फैट डिकम्पोजिशन जल्दी होगा। तो ऐसा इंसान भी हार्ट अटैक पाएगा। जो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेगा, वो अपना खून गाढ़ा कर लेगा, नसों को कमजोर कर लेगा, वो भी हार्ट अटैक पाएगा। और जो बहुत ज्यादा जो है हाइपर एक्टिव होगा, जो अपने खून के प्रवाह को कंट्रोल नहीं कर सकता, शांत नहीं रह सकता, गुस्से में प्रचंड चला जाता है, इतना प्रचंड चला जाता है कि उसके खून बहुत, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, ऐसा इंसान भी हार्ट अटैक पाएगा। अच्छा, जिन लोगों का शुक्र नीच का होता है, तो उनके बॉडी रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है? वीनस खराब हो जाना जिसे आप कह रहे हैं, तो शुक्र का देवता मतलब वीनस। वीनस इज नोन फॉर लव, केयर एंड सेक्स। ये इस चीज का देवता है। शुक्र जो है बॉडी में अट्रैक्शन का कारक बनाता है। शुक्र आपकी बॉडी में 3-4 चीजों से रिजेंबल होता है। बालों के टेक्सचर से, बालों की खूबसूरती से, शरीर में चेहरे के रंगत से, शरीर का चेहरा ऐसा है कि आपको आपकी उम्र का अंदाजा नहीं लग रहा, और आपके सेक्सुअल पार्ट से। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आपका सेक्सुअल पार्ट बहुत अच्छा होगा, आपके बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा होगा, बालों से ब्यूटी बहुत आएगी, और दूसरा चीज आपके बॉडी ऑर्डर भी अच्छा होगा। ऑर्डर मतलब स्मेल के लिए भी शुक्र जाना जाता है। और अगर ये चीज खराब है तो यही सारी चीजें खराब हो जाएंगी। आपकी बॉडी में स्मेल बहुत जल्दी आएगा, आपकी शक्ल से आपकी उम्र का अंदाजा ऐसा लगेगा कि आप हैं 25 साल के, लगेंगे 40 साल के। और आपके बालों से भी बहुत ज्यादा टेक्सचर चला जाएगा, बालों के रंग उड़ रहे हैं, या बाल ब्यूटी में नहीं आ पा रहे हैं, इधर उधर फैले हुए हैं, या बालों का टेक्सचर रफ एंड टफ हो गया है बहुत ज्यादा। ये सब चीजें खराब होने लगती हैं। सेक्सुअल पार्ट में दिक्कतें आ जाती हैं। 90% ऑफ फीमेल्स को यूटीआई हो जाता है। उनका वीनस टाइम टू टाइम खराब होता रहता है। और वीनस मेंटेनेंस का देता है। आपको मेंटेन करना पड़ता है इन चीजों को सही रखने के लिए। इनको अच्छा रखने के लिए आपको क्लीननेस, नीटनेस का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वीनस सफाई का भी देता है। तो हम इन सब चीजों को फिर ध्यान में रखते हैं। तो जिन लेडीज के पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, उनका कौन सा ग्रह वीक होता है? चंद्रमा जो होता है ये हार्मोन्स का देवता होता है। अब चंद्रमा मन का भी कारक है, और मन और हार्मोन एक दूसरे से बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। जब आप किसी भी चीज की टेंशन लेते हैं तो टेंशन की वजह से हार्मोन का डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ जाता है, क्योंकि दिमाग का डिसफंक्शन बहुत ज्यादा तेजी से होता है। तब ब्रेन को नहीं समझ में आता है कि इस चीज को सप्रेस कैसे किया जाए। उदाहरण के तौर पर आप बहुत टेंशन लेंगे, बहुत डिप्रेशन में आ जाएंगे, बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, तो ब्रेन के अंदर आने वाले सभी इन सब चीजों का इफेक्ट, उसको शांत करने के लिए ब्रेन एक्स्ट्रा हार्मोन रिलीज करने की कोशिश करेगा, जिससे पीसीओडी या थायराइड की संभावना ज्यादा आ जाती है। अब होता यह है कि टेंशन ले रहे हैं इसलिए हार्मोन बिगड़ रहा है। हार्मोन बिगड़ इसीलिए रहा है क्योंकि टेंशन ले रहे हैं। ये अनंत प्रकार का चक्र जो है चलता ही रह जाता है। इसको ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको अपने टेंशन का कारक पता होना चाहिए। कि आपको टेंशन हो रही है तो पहले आप उस टेंशन को किसी जगह पर राइट डाउन कीजिए, लिखिए कि आपको किस किस चीज की टेंशन हो रही है। बाल झड़ रहे हैं, इस बात की टेंशन है। वजन घट रहा है, वजन घट नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा, इस बात की टेंशन है। हर चीज को लिखिए, फिर इन सब चीजों को कंक्लूड कीजिए कि इसका नेट सोल्यूशन क्या है। महिलाएं सबसे बड़ी गलती ये करती हैं कि सोच का जंजाल बनाती हैं, पर उस जंजाल की चटाई नहीं बना पाती। वो उस उलझन को अपने अंदर पाल लेती हैं। और इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है या तो आप किसी से बात करके इसको मतलब कंक्लूड करें, किसी से कंसल्टेशन लें, इसके पीछे का रिसर्च करें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, और इस चीज को सॉर्ट आउट करके ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। नहीं हो पाता लोगों से, और इस चक्कर में जो है ये चीज और एग्जैगरेट होती है। और इसका सबसे बड़ा कारक ये आता है कि जब मन खराब होता है तो महिलाओं की सबसे ज्यादा बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस आता है। या तो इनके हाथ पैर के तलवे बहुत जल्दी ठंडे या गर्म पड़ जाएंगे, या तो इनकी स्किन में ड्राइनेस आ जाएगी, इनके पैर के तलवे और होंठ बहुत जल्दी फटेंगे। ये सारा कारक केतु और चंद्रमा दोनों का मल्टीपल इफेक्ट है जो देखने को मिलता है, जो ये सिम्टम बताता है कि इनका पीसीओडी थायराइड आना या होना तय होगा। तो जो ओवरथिंकर ज्यादा होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है। जी, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इनका सॉल्यूशन ये है कि पहले तो अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के टर्म्स में इनके सॉल्यूशन की बात करें तो पहले तो किसी भी इंसान के पैर के तलवे, नाभि और होंठ में ड्राइनेस नहीं आनी चाहिए।
दूसरा चीज ये है कि इनको हमेशा बॉडी में लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए, खून कभी इनका गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बॉडी में मॉइस्चर की कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, अगर बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है तो इसके हिसाब से खाने पीने की चीजों पर ध्यान रखें, गर्म तासीर की चीजें ज्यादा ना खाएं, ठंडी तासीर की चीज ज्यादा ना खाएं। जिनको पीसीओडी थायराइड होता है ऐसी महिलाओं को चावल के साथ बड़ा अलग अटैचमेंट होता है, ये रोटी कम खाती हैं, चावल ज्यादा खाती हैं। और चावल अगेन चंद्रमा का कारक होता है, जो क्या करता है, मूड स्विंग्स को पैदा करता है। चावल ठंडी तासीर का खाना होता है, शरीर में इतनी ठंडक पैदा कर देता है कि शरीर को उस ठंडक को रिकवर करने के लिए अगेन खून को बहुत ज्यादा सर्कुलेट होने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो हीट को बैलेंस करने में लग जाता है। इससे बॉडी थकती है, चिड़चिड़ापन डेवलप होता है, बॉडी में बहुत ज्यादा जो है इरिटेशन डेवलप होने की वजह से क्या होता है कि एग्जॉशन आ जाता है। महिलाओं 10 घंटा भी सो करके उठेंगी तो उनको ऐसा लगेगा कि अभी ढंग से नींद पूरी नहीं हुई, और यही सारे रीजंस की वजह से इंटरनली डिसबैलेंस्ड हो जाती हैं वो। और जिन लोगों के पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनका कौन सा ग्रह वीक होता है? पेट में बृहस्पति वास करता है। हमारे बॉडी के मस्कुलर सिस्टम में, इंटेस्टाइन में, डाइजेशन में यानी कि स्टमक, लीवर, किडनी, इन सब चीजों में बृहस्पति वास करता है। और बृहस्पति कई चीजों से खराब हो सकता है, स्पेशली बृहस्पति खराब होता है मसालेदार खाने की वजह से। मसालेदार खानों में राहु वास करता है। आप बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं तो भी आपका पेट खराब होता है या आपको चीजें दिक्कत देती हैं। दूसरा चीज ये कि आप कुछ भी ऐसा खाते हैं जो आप पचा नहीं सकते। पचा क्यों नहीं सकते? क्योंकि जो टेंशन वाला इंसान होगा वो बड़ा बड़ा कवर खाता है खाने का, वो टुकड़ों में खाना नहीं खा पाता, चबा के खाना नहीं खा पाता, और ऐसा इंसान बॉडी के ऊपर ज्यादा लोड डाल देता है कि इसको और कैसे पचाए। तो बॉडी इस चीज से फाइट करने में इतनी लग जाती है कि उनका पेट अक्सर खराब होता है। तो इस चीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है या तो पॉज देकर के खाइए, आराम से खाइए और तासीर का ध्यान रख के खाइए, क्योंकि ऐसे लोग कुछ भी कभी भी खा लेते हैं। मिडनाइट क्रेविंग होती है, इनको टेंशन के समय भी खाना होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना ही नहीं होता है। इन तीनों चीजों से बृहस्पति खराब होता है। बृहस्पति को हमेशा सही रखने के लिए टुकड़ों में खाना खाइए, मतलब पार्शियल खाना खाना चाहिए। एक बार में पूरा लेके मत बैठ जाओ कि खाना ही है, इसको खत्म ही करना है, या पेट भर ही नहीं रहा है, जितना भी खा लो पेट नहीं भर रहा है। ये सारी चीजें फिर दिक्कत देती हैं। बैक पेन से रिलेटेड कौन सा प्लेनेट? अगर बैक पेन की बात करें तो दांतों में और बैक पेन में, मतलब हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, दोनों में राहु वास करता है। अब होता यह है कि जब इंसान बहुत ज्यादा सोचने लगेगा या मन किसी जगह पे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कराएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हमें पिक्चर में कोई सस्पेंस क्लाइमैक्स दिखता है, हम एकदम से सामने आ जाते हैं, हमें कोई चीज बहुत रिलैक्स करती है, हम एकदम से पीछे हो जाते हैं। तो हमारे मन के द्योतक को हमारा बैक संभालता है, और इसका सबसे बड़ा कारक ये होता है कि जब तक मन को एक जगह अलाइन करना नहीं सीखोगे तो वो चीज का रिप्रेजेंटेशन आपके बैक पेन पे दिखाई देगा। जितने लोग टेंशन लेते हैं, जितने लोगों को बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, इनको बैक पेन की प्रॉब्लम साथ में गिफ्ट में मिलती है। और ये बैक पेन इसलिए क्योंकि इनका बॉडी पॉस्चर इनके हाथ में नहीं है। जरूरी नहीं कि सिर्फ सीधा बैठने से ही बैक पेन सही हो जाएगा, पर टेंशन ना लेना एक बहुत बड़ा कारक है कि इनका बैक पेन सही हो जाए। तो ये काम नहीं कर पाते, और इसके सबसे अच्छी रेमेडी है कि सादे फर्श पर आधे घंटे के लिए आप जो है एक मृत्यु की शैया में यानी कि शव आसन में आप लेट जाइए, और उससे बैक पेन को, जो एकदम कर्वेचर आ जाता है ना, वो कर्वेचर को धीरे धीरे रिलैक्स होने दीजिए कि बैक बोन जो अपने आप एकदम से अलाइनमेंट में आ जाए। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। और दूसरा ये होता है कि आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी ओवर थिंकिंग पे थोड़ा सा काबू पाइए। जब तक ये नहीं होगा आपकी बैक पेन हमेशा इशू आती रहेगी। अच्छा, ब्रेन रिलेटेड जो भी डिसीजेस होती हैं उसके लिए कौन सा प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल है? बुद्धि का कारक मरकरी होता है। आपके ब्रेन में कितनी बुद्धिमत्ता है ये मरकरी बताएगा। आपके ब्रेन में कितनी ज्यादा भावनात्मकता है, इमोशनैलिटी है, ये चंद्रमा बताएगा। आपके ब्रेन में कितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है, ये बृहस्पति बताएगा। आपके ब्रेन में कितना ज्यादा पास्ट से लिंकअप है, ये केतु बताएगा। आपके ब्रेन में कितना ज्यादा खुराफात, वहम, चंचलता और ओवर थिंकिंग है, ये राहु बताएगा। अलग अलग चीजों का कारक मन के अंदर आता है। एकमात्र ब्रेन ऐसी चीज है जहां पे सारे प्लैनेट एक साथ बैठ जाते हैं अलग अलग तरीके से। और ब्रेन अपने आप में, जो अगर ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन के रूप में ये मरकरी का द्योतक है। मरकरी इसको रूल करता है। तो जिसकी बुद्धि अच्छी होती है उसका दिमाग अच्छा होता है, और जिसकी बुद्धि खराब होती है उसका दिमाग कमजोर होता है। और मरकरी परफेक्शन का देता है। जो सब कुछ परफेक्ट करता है वो भी परेशान है, और जो सब कुछ इम्परफेक्ट करता है वो भी परेशान है। तो बेसिकली मरकरी अच्छा करने से ब्रेन अच्छा हो जाता है। कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है? चंद्रमा। मन नहीं करेगा तो आप क्या सही कर लेंगे? मन अच्छा होगा तो आप रूटीन में भी आ जाएंगे, आप इमोशनल कंट्रोल में भी आ जाएंगे, आप इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी डेवलप कर लेंगे। मन अच्छा होगा तो आप डिसिप्लिन में भी आ जाएंगे। जिसका मन अच्छा नहीं होता वो फैसले सही से नहीं ले सकता, जिसका मन अच्छा नहीं होता वो बोल नहीं सकता सही से, जिसका मन अच्छा नहीं होता वो डिसिप्लिन में नहीं आ सकता, जिसका मन अच्छा नहीं होता वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाता। एक अकेला चंद्रमा 9 के 9 ग्रहों को खराब कर सकता है। इसीलिए चंद्रमा सबका मित्र है, पर सब चंद्रमा के मित्र नहीं है। तो सबसे पहले चंद्रमा ठीक होना जरूरी है। एग्जैक्टली।
तो कुछ ऐसी केस स्टडीज हैं आपके पास, मतलब जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपने लोगों की हेल्प की हो, उनको कुछ रेमेडीज बताई हो जिससे उनको हेल्प मिली हो? जी, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, एक हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने क्या किया कि उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात से होती थी कि उनको जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम थी, है ना, और वो हर बार बीमार पड़ते थे। उनको ये नहीं पता था वो बीमार क्यों पड़ रहे हैं। उनको लगता था कि मुझे हर बार सर्दी जुकाम क्यों हो जाता है, हर बार बॉडी पेन क्यों होता है, मेरा बॉडी पेन क्यों नहीं जा रहा है, जबकि मेरे अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं है, मैंने ब्लड टेस्ट भी करा लिया, मेरा हेमोग्लोबिन भी सही है, सब कुछ सही है। और उनको ये नहीं पता था कि उनकी बीमारी का एकमात्र कारण ये था कि वो हर बार रात में सोच करके सोते थे। इतनी ओवर थिंकिंग कि उसी के साथ वो सो जाते थे। फोन की स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो करते रह जा रहे हैं और वो सो जा रहे हैं। और इससे होता क्या था कि वो हमेशा इस चीज के लिए क्या करते थे कि मान लीजिए कि वो सोने लगे, सोने से पहले वो इतनी ओवर थिंकिंग करके सो गए कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी बॉडी का कितना ज्यादा वाटर रिटेंशन कम हो चुका है, और वो सो गए। और हर बार वो ये करते थे कि सोकर उठ के बाद भी पानी नहीं पीते थे। पानी ना पीना उनकी इतनी बड़ी समस्या थी कि उनको ये लगता था कि उनके घर में, उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। और बाद में ये निकला कि उनको जो है बॉडी में बहुत ज्यादा जो है क्लॉटिंग आ गई है अलग अलग जगह पे। उनके ब्लड इतना थिक हो गया कि उनको क्लॉटिंग महसूस हो रही है। ये चीज उनके एमआरआई में निकल कर आई बाद में। तो एक अकेला पानी ना पीना इतना ज्यादा बीमारियों को मतलब प्रोवोक कर सकता है, जो कि पता होता है इंसान को तो वो कर भी लेता, तो नहीं कर पाता। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। ओके, इसके अलावा कोई और केस? इसके अलावा अगर हम एक केस की बात करें तो एक क्लाइंट था, उसने क्या किया कि उसके ना उसका वजन नहीं बढ़ रहा। मतलब एक फीमेल क्लाइंट है और उसके साथ सीन ये था कि उसका वजन, आप गेस कीजिए कितना होगा, 35 केजीज। 35 केजीज, वो भी 25 की उम्र में। वजन बढ़ ही नहीं रहा है। और वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि उसको यही नहीं पता चल रहा है कि वो जो कुछ भी खाना खा रही है वो उसके शरीर को नहीं लग रहा। शरीर को क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उसका इंटेस्टाइन कमजोर बैठा हुआ है। और इंटेस्टाइन क्यों कमजोर बैठा हुआ है? क्योंकि उसने इस 25 साल की उम्र में इतना तीखा खाया, इतना लाल मिर्ची का खाना खाया। एंड ऑब्वियस शी वाज फ्रॉम जयपुर, तो जयपुर में थोड़ा स्पाइसेस का ज्यादा इम्पैक्ट है। इतना लाल मिर्ची का खाना खाया कि इंटेस्टाइन में छोटे छोटे दाने आ गए। और वो दानों से जो है, जो हमारे इंटेस्टाइन में विलीज होती हैं, जो खाने को ऑब्जॉर्व करती हैं, वो पूरी स्वेल में आ गई। इतनी स्वेलिंग हो गई उसमें कि उसकी वजह से खाना अब्जॉर्प्शन कभी हुआ ही नहीं। कितना भी अच्छा काजू बादाम खा लो, कितना भी अच्छा खाना खा लो, वो बाद में असर नहीं करता, क्योंकि इंटेस्टाइन खराब हो चुकी है। और इस चीज का रिएक्शन कैसे पता चला? सिम्टम्स निकल कर आए बॉडी पे, रैशेस। क्योंकि जब आपका इंटेस्टाइन खराब होता है तो फूड का अब्जॉर्प्शन रुक जाता है, तो खून गंदा होना चालू हो जाता है। और गंदा खून एक वक्त तक प्यूरिफाई हो सकता है, हर बार प्यूरिफाई नहीं हो सकता। तो उसका इम्पैक्ट स्किन पे पड़ता है। स्किन में रैशेस, एलर्जी, ये सबसे देखने को मिलता है। और उस बंदी को बाद में पता चला कि उसे अपना इंटेस्टाइन सही करना चाहिए। तो हमने उसको एक बहुत सिंपल सी रेमेडी दी कि उसका इंटेस्टाइन फ्लश आउट होना चालू हो। जो चिपका हुआ खाना है, जो उसमें खाना इंटेस्टाइन में कभी क्लियर आउट हुआ ही नहीं, महीनों तक पड़ा रह रहा है, उसको फ्लश आउट करने का काम किया। तो धीरे धीरे इंटेस्टाइन क्लियर हुई, सही हुई। जब उसका लाल मिर्चा पाउडर जो खाने में पड़ता था वो बंद करवाया, तीखा बंद करवाया, तब जाकर के उसकी बॉडी का तासीर भी सही हुआ और उसकी बॉडी में टेम्परेचर जो बैलेंस आना था वो सही हुआ। और 1 महीने के अंदर उसका स्किन एलर्जी चला गया। तो ये इसमें एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज क्या थी? मतलब ये तो नॉर्मल है, आई थिंक कोई भी अब इसमें हमें पता कैसे चला कि हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो बंदी थी सूर्य की राशि की, डेट ऑफ बर्थ 9 सितंबर, सॉरी सूर्य की राशि की नहीं थी पर डेट ऑफ बर्थ 9 सितंबर। 9 नंबर मंगल का कारक। अब जो मंगल वाला इंसान है उसे मंगल वाली चीजें, तीखी चीजें बहुत पसंद आएंगी। उसको इतना तीखा पसंद था कि उसने अपना इस चक्कर में जो है, अब 9 सितंबर के हिसाब से वो वर्गो की राशि की, वर्गो की राशि वाले का रूलिंग प्लैनेट, जो राशि के स्वामी है, वो राहु और मरकरी दोनों होते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो राहु बृहस्पति का दुश्मन है, यानी कि मसल डेवलपमेंट का दुश्मन है। तो राहु उसके अंदर मसल डेवलप ही नहीं होने दे रहा था। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में मंगल लेकर के बैठी है बंदी, और मंगल के जैसे तीखा खा के बैठी है, और इतना तीखा खा के बैठी है कि बृहस्पति डेवलप ही नहीं कर पा रही है। तो इस वजह से हमें ये समझ में आया कि इसका मंगल, बृहस्पति और राहु तीनों एक साथ किस तरीके से काम कर रहे हैं कि उसको फिजिकली वो चीज नहीं दे पा रहे जो उसके पास होनी चाहिए। ओके, तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी को कोई डिसीजेस होती है तो उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाना चाहिए या फिर नॉर्मल एलोपैथी आयुर्वेदिक की तरफ जाना चाहिए? अगर बंदा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है तो मेरा तो सजेशन ये है कि आप एस्ट्रोलॉजिकली ये समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से आपके लाइफ के पैटर्न ग्रहों से इंपैक्ट हो रहे हैं और उनका इंपैक्ट शरीर पे कैसे पड़ रहा है। डॉक्टर आपको दवाई दे सकता है पर आपके सिम्टम्स और आपके हैबिचुअल चीजों से आपको अवेयर नहीं करा सकता, क्योंकि वो आपकी पूरी जिंदगी स्कैन नहीं करके बैठा है। पर एक एस्ट्रोलॉजर आपके माइंडसेट और आपके फिजिकल रूटीन दोनों को स्कैन करता है। तो एक एस्ट्रोलॉजर इस मामले में ज्यादा डिटेल्ड रीडिंग दे पाएगा कि आपके मेंटालिटी से आपके फिजिकल एफर्ट्स में कहां कमी आ रही है,
आप किस बेसिस पे ओवरथिंक ज्यादा करते हो कि ये काम आप पैटर्न सही से नहीं कर पाते हो। तो एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना एक बार जरूरी बनता है कि आपको ये समझ पाए कि कौन से ग्रह से आपको क्या आदत प्राप्त हो रही है और उस आदत को सुधार करके आप मेडिकली कैसे उस चीज को प्रिवेंट कर सकते हो। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में अगर छोटी छोटी ये चीज़ें भी अगर सुधारी जाएं तो उससे बेनिफिट मिल सकता है। बहुत बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या किसी पर्टिकुलर डिसीज से रिलेटेड आप सुझाव जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम अगले पॉडकास्ट में उनका आंसर दें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।